नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज संधि प्रकरण के सामान्य परिचय के बाद स्वर संधि के सभी भेदों की विस्तार से आज के इस क्लास में जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से आज उनका अध्ययन करेंगे। जिन भी साथियों को अभी तक संधि समझने में समस्या होती रही है या उनको बहुत ही सरल तरीके से कोई संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण को नहीं समझा पाया या वो नहीं समझ पाए किसी कारणवश, तो आज उनकी इस समस्या से जो है हम लोग निदान देने के लिए, इस समस्या से छुटकारा देने के लिए, मतलब इस समस्या के समाधान के लिए आज का यह वीडियो है। अब वो चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, मतलब कुल मिला के कहने का जो मूल है, सार है, वह यह है कि भारतवर्ष में कोई भी परीक्षा होती है संस्कृत विषय की, तो उसमें संधि प्रकरण जो है लगा ही लगा है पाठ्यक्रम। अभी सीयूटी पीजी का भी फॉर्म आ गया है, वहां भी संधि पूछी जाएगी। ठीक है, तो आइए आज संधि प्रकरण में जो है हम सब जो है स्वर संधि के सभी भेदों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, संधि का अर्थ होता है जोड़ना, मेल, योग, मिलना इत्यादि। इंग्लिश में ज्वाइंट भी कहते हैं। अब आप साइंस की भाषा में जाएंगे तो कंदुक खल्लिका संधि, जो हमारा ये है ना कंधा जो हम लोग आगे पीछे घुमाते हैं, इसमें इस संधि का नाम है कंदुक खल्लिका संधि। खैर, उसमें नहीं जाना है। तो संधि के बारे में सामान्य जो उनका परिचय था उसका मैं पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बता दिया हूं, बहुत शॉर्ट में और बहुत सारगर्भित तरीके से बताया हूं। आज अब स्वर संधि में जब आएंगे, स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बार बार इस बात की मैं चर्चा करता रहता हूं, स्वर संधि को ही क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। ठीक है, अच को ही स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि के मुख्य 5 भेद माने गए हैं, बताए जाते हैं शास्त्र में। अब लोग टोटल 8 संधि बोल देते हैं, परंतु उनमें 5 मुख्य है और 3 गौड़ है। मुख्य में कौन सी है? जैसे यण संधि, अयाद संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। फिर गौड़ संधियों में जाएंगे तो वहां पर पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इस प्रकार से 3 उधर 5 इधर, मुख्य और गौड़ मिलाकर कुल 8 स्वर संधियां हुई। आज उन 8 स्वर संधियों की यहां पर मैं विस्तार से आपके सभी के समक्ष जो है चर्चा करने वाला हूं, और उम्मीद है कि आज के बाद आपको संधि से संबंधित कोई भी शंका, कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इसकी गारंटी देता हूं। आइए, पहली संधि को मैं दीर्घ संधि लेकर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि सबसे सहज और सरल और समझने में भी आसान यह संधि है। क्योंकि आगे संधियां थोड़ी सी, मतलब कितनी सरल से थोड़ा जो है कठिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी कम सरल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं संस्कृत पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं संधि पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। आप कृपया सीखने का प्रयास करिए। ये जो भी सुझाव हो, अगर हम सबका यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक जरूर भेजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर भेजिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। इसको आपने पढ़ा है, जो 9th 10th या 6th 7th 10th में पढ़ा है व्याकरण संधि, वही संस्कृत में आपको बीए, एमए, पीएचडी, दुनिया में कहीं किसी भी डिग्री में जाएंगे सब वही पढ़ना होता है। व्याकरण वही है, अकः सवर्णे दीर्घ। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अब देखिए, सूत्र को आपको याद करना बहुत आवश्यक है। हमारे साथी क्या करते हैं? सूत्र नहीं याद करते, सूत्र को छोड़कर भाग लेते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि सूत्र याद करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना? देखिए, सूत्रवत, सूत्र शैली में ही तो महर्षि पाणि मुनि ने यह व्याकरण लिखा है। अरे भाई, 2-3 पदों का ही तो है, इससे ज्यादा तो है नहीं, और अब इतना भी कठिन नहीं है कि इसको याद ना कर सके, है कि नहीं? तो इसलिए सूत्र आपको याद करने बहुत ही आवश्यक है, ये जान लीजिएगा। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, जो अपवाद सूत्र हैं, ठीक है, जो संधि के अपवाद सूत्र हैं, उनका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें
उनको नहीं रखा हूं, क्योंकि फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं नहीं? आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो अकः सवर्णे दीर्घा, अकः क्या है? अकः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सवर्णे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, दीर्घा में प्रथम व्यक्ति एक वचन। तो अकः सवर्णे दीर्घा। वृत्ति में जाएंगे, अकः सवर्णेचि परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्, अर्थात अक से सवर्ण अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। ये व्याकरण की भाषा में है। ठीक है, मतलब अक, अक क्या है? एक प्रत्याहार है। ठीक है, अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। इसमें कितने वर्ड आएंगे? 5 वर्ड आते हैं। ठीक है, अकः षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, अक एक प्रत्याहार है जिसमें कुल कितने वर्ड आते हैं? 5 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, री। ठीक है ना? इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों का भी बोध होता है। ठीक है, मतलब अब आ कहने से सिर्फ ह्रस्व आ की बात नहीं हो रही है, दीर्घ आ की भी बात हो रही है। ठीक है, आगे सवर्णे, सवर्ण अक, सवर्ण अक किसकी बात कर रहे हैं? सवर्ण अक क्या है? अक आ, ई, उ, री, री आने पर क्या होगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा, मतलब उनके स्थान पर एक नया वर्ण आकर बैठ जाएगा जो कि दीर्घ होगा। अब वो दीर्घ वर्ण कौन से होंगे? आ, ई, उ, री। री जो है उसका दीर्घ नहीं होता। ठीक है ना, यहां लिखा है री वर्ण का दीर्घ नहीं होता, अतः उसका सवर्णी क्या होगा? री हो जाता है। ठीक है ना, संक्षेप में आपसे कहा जाए, अभी इसको मैं और जो है ना इस सूत्र को और आपके समक्ष जो है और सरलता से बताऊंगा। फिलहाल एक अभी मोटा मोटा आउटलाइन दे रहा हूं, उसको समझिए। संक्षेप में कहें तो सबसे पहले अक होगा, अक में से मतलब इन्हीं 5 वर्णों में से प्लस से पहले कोई होगा, प्लस के बाद भी इन्हीं में से कोई 5, इन्हीं 5 वर्णों में से कोई एक होगा, लेकिन समान वर्ण होगा। समान मतलब एक जैसा ही वर्ण होगा, तो दोनों मिलकर क्या होंगे? दोनों मिलकर क्या होंगे? दीर्घ हो जाएंगे। सपोज दैट, यहां सुनिए, अब ये 5 वर्ड है, आ, ई, उ, री और री। करें कि अकः, अक, अक एक प्रत्याहार है, और अक हो प्लस से पहले अक हो, और सवर्णे मतलब समान। समान कौन? अक का समान तो अक ही होगा ना। ठीक है, अक प्रत्याहार का जो समान वर्ण होगा वो अक ही होगा। तो करें कि प्लस से बाद भी क्या हो? अक ही हो, अर्थात यही आ, ई, उ, री यही होंगे। ठीक है ना, तो फिर ये मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। ये हमारा सूत्र कह रहा है। ठीक है ना, बात समझ गए? तो अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री ये 5 वर्ड आते हैं, और इनसे परे मतलब इनके बाद यदि इनका कोई सवर्ण, वैसे तो अच की बात कर रहे हैं, लेकिन अच में भी यही अक, ठीक है ना, अच में 9 वर्ण आते हैं, परंतु 9 में ही ये 5 वर्ण हो, तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ वर्ण आ जाता है, मतलब दीर्घ आदेश हो जाता है। इतनी बात कह रहे हैं। ठीक है, अब आपके मन में यह भी बात आएगी कि प्लस से पहले, अब यहां देखिए, प्लस से पहले अक है जिसमें 5 वर्ण हैं, और प्लस के बाद भी अक है जिसमें 5 वर्ण हैं, तो कौन किसके बाद कौन आएगा? ठीक है ना, यह कैसे हम निर्धारित करेंगे? इसके लिए एक सूत्र है, स्थाने अंतरतमः। ठीक है ना, स्थाने अंतरतमः से वही दीर्घ किया जाता है जो इन स्थानियों के तुल्य होता है। तुल्य जैसे उच्चारण स्थान से, तुल्यता माने समानता। समानता कैसे होगी? या तो उनका उच्चारण सेम होगा, या तो उतना उनका प्रयत्न होगा, या तो वो समान होंगे। ठीक है, इत्यादि इन माध्यमों से यह हम निर्धारित करते हैं। तो अब कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आ का उच्चारण स्थान का है, आकुह विसर्जनम कंठा, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इन अक में ये अक मान लो पहले है, ये 5 वर्ण पहले हो गए ना, और वही 5 वर्ण बाद में है, तो जो दोनों का समान उच्चारण स्थान होगा, जिन वर्णों का एक ही उच्चारण स्थान होगा, मतलब एक ही उच्चारण स्थान से जिनका उच्चारण होता होगा, वे
प्लस से पहले वही वर्ड होंगे और प्लस के मतलब प्लस से पहले जो वर्ड है उसी के वही वर्ड प्लस के बाद भी होगा, तभी वो समान वर्ड कहे जाएंगे, ठीक है ना, तभी उनका दीर्घ हो पाएगा। अर्थात कहने का मतलब है अब उसमें दीर्घ ह्रस्व हो इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहने का मतलब है आ का उच्चारण स्थान आकुह विसर्जनम कंठा, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो अब जो उसके बाद वर्ड होगा वह भी क्या होगा, वही आ ही होगा। अब इस लेकिन यहां पर एक बात और समझने वाली है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि अब यहां अगर ह्रस्व आ हो मतलब छोटा आ हो तो यहां भी छोटा आ हो, ऐसा नहीं है। यहां पर दीर्घ आ भी हो सकता है। मान लीजिए यहां आगे प्लस से पहले छोटा आ है और प्लस के बाद दीर्घ मतलब बड़ा आ है, तो भी क्या होगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान तो सेम ही है ना। अब ह्रस्व दीर्घ हो रहा है आगे पीछे, उससे कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए इसीलिए 4 नियम इस आ में बनते हैं। मान लीजिए यहाँ ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ है, सॉरी यहाँ दीर्घ है, यहाँ ह्रस्व है, तब भी क्या होगा, इन्हीं दोनों वर्णों का दीर्घ होगा। मान लीजिए कि यहाँ भी दीर्घ है और यहाँ भी दीर्घ है, ठीक है, तो भी क्या होगा, इनका दीर्घ होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। इसी प्रकार अब दूसरा वर्ड क्या है, ई है, इधर ई होगा इधर ई होगा, या इधर बड़ी ई होगी या इधर बड़ी बड़ी होगी, कोई भी कुछ हो लेकिन ई होना चाहिए, क्योंकि सवर्ड की बात कर रहा है ना। अका सवर्णे दीर्घा, अक के अक हो उसके बाद सवर्ण अक हो तो उन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ एकादेश हो जाता है, मतलब उनके स्थान पर कोई दीर्घ वर्ण आ जाता है। ये सामान्य सी बात है जो मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी प्रकार अगर उ है तो इधर भी उ होगा, या इधर उ है या इधर दीर्घ उ होगा, कुछ भी हो तो क्या होगा, दोनों का दीर्घ उ ही होगा, दोनों के मिलने से, प्लस से पहले उ और प्लस के बाद उ। अब ह्रस्व उ है दीर्घ उ है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होगा क्या, दीर्घ। इसी प्रकार री होगा, प्लस से पहले री होगा, ठीक है, इधर री है और इधर री है। अब ये मान लो कि ह्रस्व ना होकर दीर्घ हो जाती तो भी क्या होता है, यहाँ पर दीर्घ री ही होता मिलकर, ठीक है ना। जब संधि करेंगे तो मिलकर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा, ठीक है। री का चूंकि दीर्घ होता नहीं है इसलिए री होगा और री हो जाएगा, क्योंकि उसका री उसका सवर्णी क्या होता है, री हो जाता है, ठीक है ना, समान वर्ड जो है री होता है। अब आप समझ गए, आगे वाली स्लाइड में और बेहतर करिए। यहां देखिए, यहां चार्ट के माध्यम से समझिए, ठीक है। हमारा सूत्र क्या कर रहा है, अका, ये अका हो गया, ये प्लस से पहले अका होगा, ठीक है, प्लस से पहले ये अका। अका में देखिए ह्रस्व आ आता है, ह्रस्व दीर्घ आ आएगा, ह्रस्व ई दीर्घी, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व री और दीर्घ री, ये दोनों होगा, ठीक है। और सवर्णे री दीर्घ नहीं होता, वह एक ही होगा, ठीक है। अब उसी का सवर्णे मतलब, अब कहने का मतलब है इस प्लस के बाद अगर आ या आ है तो उसके बाद भी आ या आ ही होना चाहिए, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा, ई में यह कॉम्बिनेशन होगा, उ में यह कॉम्बिनेशन होगा और री में यह कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और फिर मिलकर क्या बनेंगे, यहां देख लीजिए, जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर दोनों मिलकर जब संधि करेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। यहां भी देखिए दीर्घ ई है, यहां दीर्घ आ है, यहां दीर्घ उ है, यहां दीर्घ री है। बात हमें लगता है समझ गए होंगे। अकह पूर्व वर्ण होगा, प्लस से पहले का वर्ण पूर्व वर्ण है, और सवर्णे पर वर्ण मतलब पर माने बाद का वर्ण है, ठीक है ना। सवर्णे मतलब समान वर्ण बाद में होगा, जो पूर्व वर्ण है उसी का समान वर्ण जो बाद में होगा, तो दोनों मिलकर क्या होंगे, दीर्घ आदेश वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। ये रहा चार्ट के माध्यम से इतनी सी बात। अगला देखिए, दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों में ही संधि कार्य होगा, ध्यान रखिए, देखिए, ठीक है ना। आ ई उ री री, 5 वर्णों मतलब किसमें, आ ई उ री री, इसी 5 वर्णों में ही संधि होगा। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से होता है, ठीक है ना। ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, लेकिन संस्कृत व्याकरण के टेक्निकल उसको लैंग्वेज में कहते हैं ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। पहला क्या होगा, प्लस से पहले ह्रस्व होगा, प्लस के बाद भी ह्रस्व होगा, तो भी मिलकर क्या हो जाएगा, वह दीर्घ हो जाएगा। जैसे अद्य अपि, यहां प्लस से पहले आ है और अपि में आ है, मतलब प्लस के बाद भी आ है, तो दोनों मिलकर क्या हुआ, दीर्घ हो गया, मिलकर क्या बना, अद्यापि। इसी प्रकार दीर्घा और दीर्घा,
होंगे तो भी क्या होगा, दीर्घ हो, जैसे विद्या जमा आलया। तीसरे में आगे ह्रस्व आ है प्लस के बाद दीर्घ आ है तो भी क्या होगा, दीर्घ ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए यहां अगला देखिए, जैसे हिम जमा आलया, अब माँ में ह्रस्व आ है और आलया में जो पूर्व है, जो प्लस के बाद आ लगा है आलया में, वह दीर्घ है तो बन क्या गया, हिमालय। इसी प्रकार दीर्घ आ पहले हो प्लस फिर आ हो, उसके बाद क्या होगा, दीर्घ आ बन, जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। ये 4 प्रकार से जो है एक एक वर्णों के बनेंगे, 4 प्रकार से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, 4 प्रकार से संधि होगी। इसी प्रकार उ ई उ रील री में भी 4 प्रकार से दीर्घ संधि हो सकती है। आगे चलिए उदाहरण देखिए, दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए। कौन सी, पहले आ, आगे आ होगा, बाद में दीर्घ आ होगा, मतलब आ अगर कहूं तो समझ लीजिए कि सिर्फ ह्रस्व आ की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बाद में दीर्घ आ होगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, हिम जमा आलया, यह क्या हुआ, हमने संधि विच्छेद किया है, मतलब कोई पद था उसको हमने अलग अलग किया तो विच्छेद हो गया, उस संधि को हमने विच्छेद कर दिया तो हिम जमा आलया बना। अब ये जो कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वरों के उनका उच्चारण करना असंभव है, इसलिए यह जो माँ है लिखा, इस माँ में आ है, अब आ अलग कर दो, ये आ गया ना, प्लस है और बाद में आलया है। ठीक है, बाद में क्या है, आलया लिखा हुआ है, तो दो, अब यहां देखिए प्लस से पहले आ है और प्लस के बाद भी आ है, तो दोनों समान वर्ण हो गया, क्योंकि हमारा सूत्र क्या कह रहा है, अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक में अक प्रत्याहार है, इसमें से आवर्ण प्लस से पहले है, उसके बाद भी आवर्ण ही प्लस के बाद भी है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, दीर्घ हो गए। ठीक है, अब दीर्घ हो गए मतलब बड़े हो गए, तो क्या बन गया, हिम जमा आलेह जो था। अब यहां देखिए आपका सूत्र कह रहा है ना कि दो समान वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदेश आ जमा आ हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है, वह दीर्घ आदेश यहाँ आ है तो बन गया क्या, हिमालय। जब हमने संधि किया तो बन गया क्या, हिमालय। संभवतः आप समझ पा रहे हैं, मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। फिर से एक बार बताता हूं, हिम जमा मतलब हिम प्लस आलया था, तो माँ में आ है और आलया का आरंभिक वर्ण आ है, तो प्लस से पहले भी आ है, प्लस के बाद भी आ है, तो हमारा सूत्र कह ही रहा है ना कि अकः सवर्णे दीर्घ, मतलब अक प्रत्याहार का कोई वर्ण प्लस से पहले होगा और वही वर्ण प्लस के बाद भी होगा, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ वर्ण आ जाएगा। वह कौन होगा, दीर्घ आ गया, तो दीर्घ आ देखिए तो बन गया दीर्घ आ मिलकर हिमालय। ऊपर उक्त उदाहरण में देखिए, हिम के माँ में विद्यमान आ और आलया के आ से मिलकर दीर्घ आ हो गया। इसी प्रकार पुस्तक जमा आलया, आ प्लस आ मिला दीर्घ तो बन गया क्या, पुस्तक। देखिए पुस्तक में का में आ था, फिर आलया यहाँ था और फिर दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, पुस्तकालय। ठीक है, दोनों जुड़ गया तो पुस्तकालय बन गया, ये भी दीर्घ हो गया। अगला देखिए, अब ई और ई का देखिए, ई जमा ई दीर्घ ई हुई, रवि जमा इंद्रा। अब वा में से अगर ई निकाल देंगे तो रा और वा और ई हो गया। इस प्रकार से वर्ण मतलब पदच्छेद कर रहे हैं, वर्णच्छेद कर रहे हैं, एक एक वर्ण अलग कर रहे हैं। तो रा लिख दिया, वा में से ई निकाल दिए तो वा आधा हो गया, नीचे हलंत मतलब आधा होता है, फिर ई लिख दिए, फिर जमा का चिन्ह हो गया, फिर उसके बाद तुरंत इंद्रा है, तो प्लस से पहले जो ई है वह स्वर है, प्लस के बाद भी जो ई है वह स्वर है। ठीक है, तो मतलब स्वर संधि हुई। लेकिन हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि स्वर संधि में कौन से, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का नियम क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार का वर्ण प्लस से पहले होगा और वही वर्ण प्लस के बाद भी होगा। मतलब अगर ई प्लस से पहले है तो ई ही प्लस के बाद भी स्टार्टिंग का शुरू का वर्ण होना, अक्षर होना चाहिए, तभी यहां पर दोनों मिलकर दीर्घ होंगे। अब देखिए इंद्रा हो गया, अब ई और ई, अब ये और ई, ये दोनों ई मिलकर क्या हो गए, दीर्घ हो गए। यहाँ तो रव दीर्घ मतलब इंद्रा, तो मिलकर क्या बन गया, रवींद्रा। इसी प्रकार ऊ का देखिए, भानु जमा उदया, ना में से ऊ निकाल दिए। ठीक है, अब प्लस से पहले भी ऊ है, प्लस के बाद भी ऊ है, तो मतलब ये दीर्घ संधि है और इसको हम दीर्घ करेंगे तो दोनों ऊ मिलकर क्या होने, दीर्घ ऊ बन गए। तो संधि जब किए तो बन गया भानु दया। इसी प्रकार री और री का देखिए, दीर्घ री यहां हो रहा है। मातृ जमा ऋणम, ता में से री निकाल दिए और तो प्लस के पहले री प्लस के बाद री,
ठीक है, तो दो मिलकर क्या हो गया, दीर्घ री। अब बन गया क्या, मातृणम, माता का ऋण। ओके, बात समझ पा रहे हैं? आगे चलिए, अब आइए उदाहरण एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना, एक एक उदाहरण हम लोग विस्तार से देखते हैं। आइए पहले आ और आ का देखिए। आप पहले हो उसके बाद भी तुरंत ह्रस्व, आ मतलब ह्रस्व ही है, जब आ कहूं तो ह्रस्व समझ जाना, छोटा आ प्लस आ क्या बन गया, दीर्घा। जैसे वाचन प्लस आलया, ठीक है, यहां दीर्घ आ है, सॉरी यहां दीर्घा, ह्रस्व प्लस दीर्घा क्या बन गया, दीर्घा। वाचन जमा आलया, ना में ह्रस्व आ है, आलया में आ दीर्घ है, तो दोनों मिलकर भी दीर्घ हो गए, तो क्या बन गया यहाँ, वाच नालय, वाच नालय। समझ में आ गया कि नहीं? अभी क्या था, वाचन जमा आलया था, अब ना में दीर्घ, अब ये आ जो है जब ना में आ आएगा तो मात्रा के रूप में आता है, आ नहीं आता, ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे ना के साथ नहीं आएगा, ये मात्रा है ना, ये आ का डंडा जिसको कहते हो, ये आ की मात्रा है। ये चूंकि ना में अगर ना ऐसे है तो इसमें आ नहीं है, लेकिन जब ऐसे आपने ना लिखा तो इसमें एक आ पहले ही है और एक ऐसे डंडा लग गया तो एक एक दो आ हो गए, दो मतलब दीर्घा, क्योंकि देखिए एक आ तो यही है, इसके साथ एक आ का डंडा लग गया तो ये क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। बात समझ गए? मैं आपको और माइक्रो लेवल पर जाकर समझा रहा था, ठीक है। जैसे देव जमा आलया, ऐसे ही है, प्लस से पहले वा में ह्रस्व आ है और प्लस के बाद दीर्घ आ है, दोनों मिलकर देवालया हो गया। शस्त्र जमा आगारह, शस्त्रागारह बन गया। विद्या जमा आलया, विद्यालया। अब यहाँ क्या था, आ से प्लस से पहले दीर्घ है हो गया और प्लस के बाद दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, दीर्घ, तो विद्यालय। अब देखिए ई जमा दीर्घ, मुनि जमा इंद्रा, प्लस से पहले ना में ई है, ठीक है, प्लस से पहले ना में छोटी ई है और प्लस के बाद इंद्रा में जो छोटी ई है, तो छोटी छोटी मिलकर क्या हो गए, बड़ी मतलब दीर्घ ई हो गए, तो बन क्या गया, मुनीन्द्रा। इसी प्रकार इति जमा यू, इतीव, ठीक है ना। अब एक ह्रस्व ई और दीर्घ ई जब मिलेंगे तब भी क्या होगा, दीर्घ ई होगा। जैसे गिरि जमा ईशा, राम में छोटी ई है, ईशा में बड़ी है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, गिरीशा। कपि जमा ईशा, कपीशा। परि जमा इच्छा, परीक्षा। अभी जब परीक्षा चल रही है देख लीजिए परीक्षा में कौन सी संधि है, ठीक है। और देखिए परीक्षा के बाद हरि जमा ईशा, क्या बन गया, हरीशा। भूमि जमा ईशा, क्या बन गया, भूमीशा है। ओके, अगला चलिए। अब आगे दीर्घ ई हो और पीछे ह्रस्व ई हो तब भी मिलकर क्या होता है, दीर्घ ई होता है। ये देखिए जैसे मही, हा में दीर्घ इंद्रिय है, इंद्रा में ई जो है ह्रस्व है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, महींद्रा, मतलब दीर्घ ई बन गए। अब अगर प्लस से पहले भी दीर्घ ई हो प्लस के बाद भी दीर्घ ई हो तब भी क्या बनेगा, दीर्घ ई। जैसे गौरी, राम में देखिए यहाँ दीर्घ ई है, ईशा में यहाँ दीर्घ ई है, दीर्घ ई मिलकर क्या बन गए, दीर्घ ई। अब गौरी, गौर था, अब इसमें जब दीर्घ ई लगाएंगे गौरी हो गया और शाह उतार लिए तो क्या बन गया, गौरी शाह हो गया, गौरी शाह। इसी बात श्री जमा ईशा, श्रीशाह। नदी जमा ईशा, नदीशाह। पृथ्वी जमा ईशा, क्या बन गया, पृथ्वीशाह। ये सारे उदाहरण आपको परीक्षा में मिलेंगे, चिंता मत करिए। अगला देखिए, अब देखिए ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर क्या बन गया, दीर्घ उ, ठीक है ना। प्लस से पहले वो प्लस के बाद उ, मतलब सवर्ण उ, सवर्ण नहीं कर रहा हूँ, ये समझिए भाई आगे भी हुआ है बाद में भी हुआ है, तो क्या हो गया, दीर्घ उ। जैसे वधु जमा उत्सवा, अब देखिए धा में छोटा उ है और उत्सवा में भी छोटा उ है, मतलब प्लस से पहले छोटा उ प्लस से बाद में छोटा उ, दोनों मिलकर क्या हो गए, दीर्घ उ। तो धा में दीर्घ उ हो गया, क्या बन गया, वधूत सवह। सु जमा उक्ति, क्या बन गया, सूक्ति ही। अब आइए यहां भी देखिए, वधु जमा उदय, क्या बन गया, वधु दया। ह्रस्व दीर्घ, ठीक है ना। इसी प्रकार विष्णु जमा उदय, विष्णु दया। गुरु जमा उपदेश, गुरूप देश। और गुरु जमा उत्साह, क्या बन गया, गुरुत साह। साधु जमा उक्तम, साधुक्तम। साधु जमा उदय, साधु दया है। ओके, अब देखिए ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर क्या फिर भी क्या बन रहे हैं, दीर्घ उ ही बन रहे हैं, ठीक है।
क्या बन रहे हैं, दीर्घ। लघु जमा ऊर्मी, क्या बन गया, लघूर्मी ही। अब देखिए घा में क्या है, छोटा ऊ, और ऊर्मी में प्लस के बाद ऊर्मी है तो उसमें क्या है, बड़ा ऊ। दोनों मिलकर क्या होंगे, दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ मतलब बड़ा ऊ, ठीक है। अब घा में अगर ऊ हटा लिए तो घा तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। घा में देखिए, घा में आपने ये देखिए, घा में अगर आपने ऊ निकाल लिया तो ऐसे बन गया। अब जब दोनों ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हुए तो इस घा में जब हमने लगाया तो ऐसे मात्रा लग गई है, बड़े ऊ की मात्रा है तो घू हो गया। आगे हमने लिखा ला और यहाँ घू हो ही गया और बाकी उतार लिए, ऐसे लघुर्मी हो गया। इस तरह भू जमा ऊर्ध्वा है, क्या बन गया, भूर्ध्वम। भू जमा ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम, ठीक है। अगला देखिए, अब आगे भी बड़ा ऊ और पीछे भी बड़ा ऊ, मतलब प्लस से पहले भी दीर्घ ऊ और प्लस के बाद भी दीर्घ ऊ, क्या बनेगा, आइए देखते हैं। यह देखिए दीर्घ ऊ यहाँ भी है, दीर्घ ऊ यहाँ भी है, मिलकर क्या बन गया, दीर्घ ऊ। जैसे भू, भा में दीर्घ ऊ है, ऊर्जा में यहाँ पर ये देखिए दीर्घ ऊ है, ये में इसमें दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलकर भी क्या होंगे, यही दीर्घ होंगे। तो भा में दीर्घ लगाकर क्या बन गया, भूर्जा, भूर्जा। इसी प्रकार हरस्व दीर्घ ऊ आगे होगा और प्लस के बाद दीर्घ हरस्व ऊ होगा तो भी हो गए दीर्घ ऊ ही बनेंगे। जैसे वधू जमा उत्साह, मिलकर क्या बन गया, वधूत साह, सॉरी वधू जमा उल्लासा, वधुत्साह ये भी बनेगा, वधू जमा उल्लासा, ठीक है ना। वधू जमा उल्लासा क्या बन गया, वधूल्लासा, सॉरी वधू जमा उत्साह, वधुत्साह भी बनेगा और वधू जमा उल्लासा, वधूल्लासा भी बनेगा। हो गया ऊ का। अब री का देखिए, री आगे हो और प्लस के बाद भी री हो तो हो जाता है दीर्घ री, ठीक है। जैसे मातृ, इसमें री देखिए है, ऋणम इसमें भी री है, दोनों मिलकर क्या हो गए, दीर्घ। ता में फिर दीर्घ, अब दोनों मिलकर दीर्घ हुए तो ता में दीर्घ री लग गया तो बन गया मातृढ़म, मातृढ़म। समझ गए कि नहीं, यही सवर्ण है, यही दीर्घ संधि है, ठीक है। मातृढ़म देखिए, ये देखिए। उसके बाद मातृजमा ऋकारः, मातृकारः, पितृजमा ऋषभः, पितृषभः, होतृजमा ऋकारः, होतृकारः, ठीक है ना। री ये री है, ठीक है ना, ये री है तो वही सेम ही है, होतृकारः डबल हो गया है, ठीक है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है मैं आगे की संधि, हमें लग रहा है कि एक एक या दो दो संधि अलग अलग करके ही आपको जो है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो भी शंका हो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं, निःशुल्क आपको चाणक्य इंस्पायर इंडिया के चैनल पर उपलब्ध हैं। तो बस आपसे इतना आग्रह है। धन्यवाद, मिलते हैं।